चलते हैं। हमारे आरओ पुस्तक जो है इसका गद्य का अंतिम पाठ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, पाठ 18, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके साथ ही हमारी पुस्तक पूरी हुई और फिर हम वितान पुस्तक की ओर चलेंगे। इससे पहले निवेदन है आप सभी से, ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी यूट्यूब आईडी है। आप चाहें तो अपने और मित्रों तक इसको पहुंचा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं आपके जो भी दोस्त हैं। और इसके अलावा ये मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल lalit.gupta67, आप चाहें तो इस पर भी ये वीडियो देख सकते हैं। और 9587954117 हमारा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो इस पर भी मुझे आप फोन लगा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो कोई भी आपको विशेष संबंधी जानकारी है तो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आम्बेडकर के क्या तर्क है। अब क्या क्या तर्क देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही नहीं, जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन ही नहीं करती बल्कि यह श्रमिक को भी बांट देती है। आम्बेडकर जी के अनुसार एक सभ्य समाज में इस प्रकार का विभाजन सही नहीं है, इसे मान्य नहीं किया जा सकता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 2 भी चलते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण है। जाति प्रथा जो है समाज में जो गरीबी और भूखमरी का भी एक कारण है ना। यो कैसे बनती है, ये कारण कैसे बनती है, हम देखते हैं कि किस तरह से कारण बनती है। तो देखते हैं, क्योंकि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित नहीं करती बल्कि मनुष्य को भी जीवन भर के लिए पैसे से भी बांध देती। मनुष्य को एक पैसे से बांध देती, उसे वही काम करना है, ठीक है। उसे पेशा बदलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाए, लेकिन उसे पहले से बता दिया तुझे यही काम करना है। यदि उसे वो काम नहीं आ रहा है तो भले वो भूखों मर जाए, लेकिन उसके लिए वो काम नियत कर दिया जाता है, उसके अलावा दूसरा काम वो नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है। उसने एक दासता की है, गुलामी की एक व्यापक परिभाषा है, उसके अनुसार क्या है लेखक के अनुसार, दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता बल्कि इसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रश्न नंबर चलते हैं चौथे नंबर पर, शारीरिक वंश परंपरा है ना। प्रश्न नंबर चौथा हमारा, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं और इसके पीछे उनके क्या क्या तर्क हैं, ये प्रश्न हमारा देखते हैं। आम्बेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है। समाज के जो सभी सदस्यों को प्रारंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5वां है, सही में अम्बेडकर ने जो भावनात्मक है, अम्बेडकर ने क्या किया, फिर भावनात्मक है ना, भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं, है ना। तो हम लेखक की बात से असहमत है, सहमत नहीं है ना। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है ना। हम लेखक की बात से क्या है, असहमत है, क्योंकि भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां और जीवन सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। समाज में जो जाति प्रथा का उन्मूलन क्षमता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से जो एक तत्व है भागवता को देखकर को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये कि किया है नहीं,
तो समाज के तीसरे तत्व भ्रातृता पर विचार करते समय लेखक ने स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है, मतलब इसमें नहीं किया है। आगे देखते हैं इसका प्रश्न इसी में मिला, आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत है, यदि नहीं तो क्या आप उस शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी। तो यहाँ देखते हैं, परंतु स्त्री पुरुष दोनों ही किसी भी समाज के आवश्यक तत्व माने जाते हैं ना, स्त्री और पुरुष जो है वो समाज के क्या माने जाते हैं, आवश्यक तत्व। अतः स्त्रियों को सम्मिलित करने या करने की बात, करने या न करने की बात जो है वो करना व्यर्थ है, अनुचित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। ये प्रश्न हमारे यहीं तक थे। 7वां और 8वां प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगा अपने अनुसार, तो मैंने बनाया इसको और परीक्षा में आने की दृष्टि से बनाए हैं, तो हम इसकी भी तैयारी करेंगे। देखते हैं तो लेखक ने भ्रातृता शब्द का अर्थ क्या बताया। प्रश्न है भ्रातृता शब्द का, तो लेखक के अनुसार भ्रातृता शब्द का आशय सामाजिक जीवन में गतिशीलता, अबाध संपर्क तथा बहुविध हितों का सहभागी होना है। इस तरह भ्रातृता का अर्थ भाईचारा लिया जाना उचित है, इसे बंधुता भी कह सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, ये भी मैंने बनाया है, इसको इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मान करके। लेखक के आदर्श समाज के कौन कौन सा तत्व माने जाते हैं। तो लेखक ने जो आदर्श समाज के जो है 3 तत्व है ना, लेखक ने यहाँ पर होगा कि लेखक ने आदर्श समाज के जो है वो कौन कौन से 3 तत्व माने हैं। तो हम देखते हैं कि लेखक ने आदर्श समाज के जो 3 तत्व माने हैं वो है समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। इस तरह से हमारा आज ये आरोग्य पुस्तक है, इसके जो पाठ है ये पूरे हुए। आप सभी का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और हम इसके बाद अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे आगे वितान पुस्तक की ओर। और इसी तरह आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें और इसको और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। सभी का धन्यवाद।